हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज से क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के राजस्थान अध्ययन की बुक को पढ़ रहे थे। उसमें हमने राजस्थान की चित्रकला वाला चैप्टर शुरू किया था। उसमें हमने राजस्थान की चित्रकला को हमने 4 भागों में बांटा था, इन 4 चित्रशैलियों में बांटा था। पहली थी मेवाड़, दूसरी मारवाड़, तीसरी ढूंढाड़ और चौथी थी अपने हाड़ौती। उसमें से हमने मेवाड़ चित्रशैली और उसकी उपशैलियों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम मारवाड़ और मारवाड़ की उपशैलियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो मारवाड़ चित्रशैली, तो मारवाड़ चित्रकला का वैभव मूलतः कहाँ देखने को मिलता है? जोधपुर में। तो मारवाड़ चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर में देखने को मिलता है। इसके अलावा कहाँ मिलता है? इसके अलावा जैसलमेर, नागौर, अजमेर, इन पर भी है ना मतलब व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। यानी मारवाड़ चित्रकला का वैभव ज़्यादातर तो जोधपुर में देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसलमेर, नागौर और अजमेर में भी इनका मतलब व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। और एक तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में एक चित्रकार शंखधर का उल्लेख किया, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया था। यानी पश्चिमी भारत के अंदर यक्ष शैली को जन्म किसने दिया था? इस शंखधर ने दिया था। मतलब इसको वही मतलब पश्चिम के अंदर एक चित्रकार का उल्लेख किया जाता है जिसका नाम क्या है? शंखधर। और इसका उल्लेख किसने किया था? तो लामा तारानाथ ने किया था, जो मतलब तिब्बती इतिहासकार था। और इसके जो प्रारंभिक चित्रावशेष है वो प्रतिहार कालीन थे, जो अपने ओघ नियुक्ति वृत्ति के अंदर मिलते हैं। जो किसमें मिलते हैं? ओघ नियुक्ति वृत्ति के अंदर मिलते हैं हमें। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये शंखधर का मतलब संबंध किससे है? तो मारवाड़ शैली से है। किससे? मारवाड़ शैली से इसका संबंध है। इसके बाद देखो जोधपुर शैली, मारवाड़ को ही जोधपुर बोलते हैं अपन। तो देखो जोधपुर शैली का मतलब नवीनतम या फिर इसका प्रारंभ कब से हुआ था? तो इसका प्रारंभ मालदेव के काल में हुआ था। देखो मारवाड़ में नवीन परिवेश देने का श्रेय या फिर प्रारंभ किसके काल में हुआ था? मालदेव के काल में हुआ था। यदि मारवाड़ चित्रशैली का उद्भव माना जाए तो किसके काल में हुआ था? यह स्टार्टिंग किसके काल में हुई थी? मालदेव के काल में हुई थी। और इनके काल के उदाहरण क्या है कि भाई एक चौखे लाव के महल है जो मालदेव ने बनवाए थे, इसके अंदर भित्ति चित्रण करवाया गया था। और एक ये चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र, ये भी मालदेव के काल का ही चित्रित ग्रंथ है। तो देखो ये 2 चीज़ जो मिलती है ना, ये मालदेव के काल के उदाहरण है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इनमें चित्रण हुआ था, मतलब चित्रण का स्टार्टिंग हो गया था। सन 1610 में चित्रित एवं मतलब लिखित एवं चित्रित भागवत, एक भागवत थी जिस पर मेवाड़ और मारवाड़ का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये कब चित्रित हुई थी? तो 1610 में। यानी 1610 में चित्रित और लिखित एक भागवत थी जिसके अंदर यानी भागवत पुराण के चित्र बने थे। उसमें मेवाड़ और मारवाड़ का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? ये 1623 के अंदर वीर जी द्वारा पाली के एक वीर पुरुष है जिनका नाम था विठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई। मतलब ये रागमाला जो थी ना मतलब मारवाड़ के लिए, मारवाड़ में रागमाला का चित्रण किसने किया था? वीर जी ने किया था। और कब किया था? 1623 के अंदर किया था। और ये हमने मतलब मेवाड़ के अंदर भी पढ़ा था, निसारदीन ने किया था। तो मतलब वहाँ पे भी रागमाला का चित्रण हुआ था और यहाँ पे भी रागमाला चित्रावली का चित्रण हुआ था। तो यहाँ पर मतलब मारवाड़ के अंदर रागमाला चित्रावली का चित्रण किसने किया था? वीर जी ने किया था। और कब किया था? 1623 के अंदर किया था। और किसके लिए किया था? तो विठलदास चंपावत के लिए किया था। ये अपने इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है कि 1623 के अंदर वीर जी ने विठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली का चित्रण किया था। और ये विठलदास चंपावत कहाँ के थे? पाली के थे, ये हमें ध्यान रखना है। और मतलब मारवाड़ शैली या फिर जोधपुर शैली का मतलब स्वर्णकाल किसके काल को बोलते हैं? तो जसवंत सिंह प्रथम के काल को बोलते हैं। जसवंत सिंह प्रथम के काल को मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली का क्या बोलते हैं? अपन स्वर्णकाल बोलते हैं। और मतलब इस जोधपुर शैली या फिर मारवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव किसके काल में देखने को मिलता है? तो मोटा राजा उदय सिंह के समय मिलता है, क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह ने मतलब मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो उस समय मुगल प्रभाव पड़ा था इस शैली के ऊपर। और सामंती संस्कृति के चित्रण ये अजीत सिंह के काल में देखने को मिलता है। तो सामंती संस्कृति के चित्रण किसके काल में देखने को मिलते हैं? अजीत सिंह के काल में देखने को मिलते हैं। और इनके समय सबसे सुंदर एवं प्राणवान चित्र बने थे। ये सबसे सुंदर एवं प्राणवान चित्र किसके समय बने थे? अजीत सिंह के समय बने थे। और सामंती चित्रण का सजीव चित्रण भी किनके काल में हुआ था? तो अजीत सिंह के समय हुआ था। मतलब सामंती चित्र बोले सामंती संस्कृति का मतलब संबंध किस शासक से है? तो अजीत सिंह से है। तो सामंती संस्कृति का चित्रण का संबंध किससे है? अजीत सिंह के काल से। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद है अभय सिंह के काल में। अभय सिंह के काल में एक चित्रकार था डालचंद। इस डालचंद ने देखो महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए मतलब महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्रण किया था। किसने? डालचंद ने किया था। कब किया था? 1725 के अंदर किया था।
और ये चित्र मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर के अंदर क्या पड़ा, सुरक्षित पड़ा है। यानी मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर के अंदर ये चित्र क्या पड़ा, भी सुरक्षित पड़ा है। तो देखो डालचंद ने अभय सिंह का चित्र बनाया था, महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र बनाया था। कब बनाया था, 1725 के अंदर बनाया था। और ये मेहरानगढ़ संग्रहालय के अंदर, मतलब मेहरानगढ़ संग्रहालय जो जोधपुर के अंदर, उसके अंदर क्या पड़ा है, ये सुरक्षित पड़ा है। इसके अलावा इसने कुंवर संग्राम सिंह संग्रह ये भी बनाया था। ये कहाँ पड़ा है, ये जयपुर में पड़ा है। तो कुंवर संग्राम सिंह संग्रह का चित्रण भी किया था, ये जयपुर के अंदर पड़ा है। और महाराजा अभय सिंह का जो नृत्य देखते हुए जो चित्र है ना, वो कहाँ पड़ा है, जोधपुर के मेहरानगढ़ संग्रहालय के अंदर पड़ा है, मतलब सुरक्षित पड़ा है। इसके बाद देखो मान सिंह मतलब महाराजा मान सिंह मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। यानी मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया, यानी किसके काल में पहुंची थी, तो मान सिंह के काल में पहुंची थी। और इनके काल में नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था, क्योंकि ये नाथों के मतलब संपर्क में थे, मतलब नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो नाथ संप्रदाय का प्रभाव भी मान सिंह राठौड़ के समय पड़ा था। और इनके समय असंख्यक, मतलब नाथों से संबंधित असंख्यक चित्र बनवाए थे इन्होंने। नाथ संप्रदाय से संबंधित असंख्यक अनेकों चित्र बनवाए थे, किसने, मान सिंह ने। और इनके समय के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है, तो देखो शिवदास, शंकरदास, माधवदास, मतलब शिव शंकर माधव। तो शिव शंकर मतलब शिवदास, शंकरदास, माधवदास, और राम सिंह भाटी, अमरदास भाटी और दाना भाटी, ये इनके समय के प्रमुख चित्रकार है, जिसको भी आगे हम टेक से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या है, दाना भाटी, ये भी मतलब इनके समय थे, मान सिंह के समय। मतलब दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। मतलब अपन ने देखा था अभी भाई, चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया, मान सिंह। यानी मान सिंह के समय ये चित्रकार था दाना भाटी। दाना भाटी के चित्रण से ना, मतलब चित्रण को अपन चरमोत्कर्ष माना जा सकता है कि उस समय चित्रण बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रहा था, बहुत मतलब चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया था। उसके बाद देखो यहाँ पे जो मतलब मारवाड़ है ना, मारवाड़ के अंदर ज़्यादातर मतलब चित्र किस विषय पे बने थे, तो प्रेमाख्यान प्रधान विषय, यानी प्रेम प्रसंग से संबंधित चित्रण ज़्यादा हुआ था यहाँ पे। तो देखो प्रेमाख्यान प्रधान विषय पर चित्रण ज़्यादा हुआ था। देखो कौन कौन सी जैसे स्टोरीज है, जैसे ढोला मरवण, ये सुना, ढोला मारू वाली, ढोला मरवण, मूमल महेंद्र मूमल वाली, रूपमती, बाज बहादुर, और ये कल्याण रागिनी आदि, ये प्रसिद्ध मतलब ये स्टोरीज है। इनके ऊपर क्या बने थे, चित्र बने थे ज़्यादातर इनके अंदर, मतलब मारवाड़ के अंदर। और रंग कौन सा यूज़ किया था, तो मेन तो पीला रंग है, पीला लाल रंग यूज़ हुआ था ज़्यादातर यहाँ पे। और यहाँ पे खंजन पक्षी, मतलब इसका भी ना चित्रों में दर्शाया गया है। कौन से पक्षी को दर्शाया गया है, खंजन पक्षी को भी चित्रों के अंदर दर्शाया गया है। और यहाँ पे यूरोपियन प्रभाव, यानी मतलब इस मारवाड़ चित्रशैली पर यूरोपियन प्रभाव किसके काल में देखने को मिलता है, तो तख्त सिंह के समय यूरोपियन प्रभाव देखने को मिलता है हमें। और ए.के. मूलर नामक चित्रकार ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया, ये भी हमें ध्यान रखना है। किसने बनाया था, तो ए.के. मूलर ने मतलब दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। तो ए.के. मूलर चित्रकार ने किसका चित्र बनाया था, दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब देखो इनके मतलब कौन कौन से चित्रकार है, उनकी एक ट्रिक है अपने पास। क्या ट्रिक है कि मतलब देखो अभी मैंने पढ़ी थी शिव शंकर माधव, तो मैंने कहा शिव शंकर माधव ने राम सिंह को अमरदान डाल दिया, मतलब अमरदान दे दिया, ऐसे भी याद रख सकते हो, और अमरदान डाल दिया ये याद रख सकते हैं अपन। क्या है, शिव शंकर माधव ने राम सिंह को अमरदान डाल दिया है। इसमें देखो शिव शंकर माधव तीनों एक साथ आ रहा है, इसमें देखो दास लगाना अपन को, यानी यहाँ ये 3 दास है, ये 3 भाटी है। कौन कौन, राम सिंह, अमर और दान, ये तो भाटी है, और ये शिव शंकर माधव ये क्या, दास। तो देखो शिवदास, शंकरदास और माधवदास, ये माधव यानी माधवदास हो जाएगा। उसके बाद देखो व से क्या बनना, वीर जी, अभी पढ़ा था अपन ने, वीर जी ने रागमाला चित्रावली मतलब का चित्रण किया था, तो ये वीर जी हो जाएंगे। उसके बाद देखो राम सिंह भाटी, मैंने कहा भाटी है ये, राम सिंह भाटी, ये अमरदास भाटी हो जाएंगे, और एक दाना भाटी, ये क्या हो जाएगी, दाना भाटी, जिसने मतलब वही ये जो मान सिंह राठौड़ के समय थे, इन्होंने मतलब मारवाड़ की चित्रण परंपरा को चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है, इनके समय था वो, तो वो कौन हो जाएंगे, दाना भाटी। और डाल से क्या हो जाएंगे, डालचंद, जिसने मतलब अभय सिंह के नृत्य देखते हुए चित्र बनाए थे, वो डालचंद हो जाएंगे। तो ये मारवाड़ के प्रमुख चित्रकार थे, ये हमें ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट है बीकानेर शैली, मतलब मारवाड़ चित्रशैली का ही भाग है, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली दोनों। तो देखो बीकानेर शैली, इसका प्रादुर्भाव यानी उद्भव कब हुआ था, तो 16वीं सदी के अंत में मतलब बीकानेर शैली का उद्भव हुआ था, ये मैं ध्यान रखा, कब हुआ था, 16वीं सदी के अंत में हुआ था। और राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण, देखो ये भागवत पुराण का चित्रण सब जगह हुआ था, तो बीकानेर के अंदर भागवत पुराण का चित्रण किसके समय हुआ था, तो राय सिंह के समय हुआ था, ये मैं ध्यान रखना है। और देखो राय सिंह मुगल कलाकार से प्रभावित होकर कुछ को अपने साथ लेके आ गए थे, यानी राय सिंह कोई मतलब मुगल दरबार में रहते थे, और वहाँ पे उन्होंने मतलब ये मुगल जो चित्रकार थे उनसे ये प्रभावित हुए और उनको अपने साथ लेके आए। किस को लेके आए, तो देखो उस्ता अली रजा और ये उस्ता हामिद रुकनुद्दीन, यानी
उस्ता अली राजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन को अपने साथ लेके आ गए थे, बीकानेर लेके आ गए थे, और बीकानेर के अंदर भी चित्रण स्टार्ट हो गया था। अब देखो यहाँ पे बीकानेर के अंदर दो परिवारों का चित्रकला में विशेष प्रभाव रहा। दो परिवारों का चित्रकला में विशेष प्रभाव रहा। कौन से दो परिवार? तो एक तो मथेन परिवार और एक उस्ता परिवार। मथेन परिवार का क्या है? तो मथेन परिवार जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाते थे, यानी जैन मिश्रित राजस्थानी चित्र कौन बनाते थे? तो मथेन परिवार बनाते थे। ये भित्ति चित्रण वगैरह करते थे कौन? आला गीला पद्धति, वही गीली भीत पर, कभी सूखी भीत पर, ये जो चित्रण करते हैं ना, ये कौन थे? मथेन परिवार थे। उसके बाद देखो उस्ता परिवार, ये मुगल शैली के चित्र बनाते थे। तो इन दोनों परिवारों का विशेष प्रभाव था बीकानेर चित्रकला के अंदर। तो देखो मथेन परिवार ये जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाते थे, और उस्ता परिवार ये मुगल शैली के चित्र बनाते थे। और देखो उस्ता कला क्या है? तो उस्ता कला ऊँट की खाल पर सोने का चित्रण, उसे हम क्या बोलते हैं? उस्ता कला कहते हैं। और ये भी बीकानेर की है। और मथेना कला भी कहाँ की है? मथेना कला मैंने कहा ना, दीवारों के ऊपर ये आला गीला पद्धति वाले चित्रण वगैरह होता है, ये मथेन कला की होते हैं। तो मथेन कला और उस्ता कला दोनों कहाँ की है? बीकानेर की है, यानी बीकानेर से संबंधित है ये। और उस्ता कला का मतलब तो क्या होता है कि ऊँट की खाल पर सोने का चित्रण क्या कहलाता है? उस्ता कला कहलाता है। और देखो अकबर ने उस्ता कलाकारों को अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया, यानी जो उस्ता कला वाले जो कलाकार थे ना, उनको अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान किसने दिया था? अकबर ने दिया था। और बीकानेर शैली का विशुद्ध यानी स्वर्णकाल किसके काल को बोलते हैं अपन? तो अनूप सिंह को काल को बोलते हैं। अनूप सिंह के काल को बीकानेर शैली का क्या बोलते हैं अपन? स्वर्णकाल बोलते हैं। और इनके समय ये चरमोत्कर्ष पर रही थी, यानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच गई थी। और अनूप सिंह के काल की चित्रकार कौन कौन है? तो रामलाल, अली रजा और हसन। ये अनूप सिंह के समय के प्रसिद्ध चित्रकार है। कौन कौन है? रामलाल, अली रजा और हसन। ये भी हम ट्रिक से पढ़ेंगे। और बीकानेर चित्रशैली में सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार थे। लेकिन अभी नाम अली राजा, रुकनुद्दीन, ये सारे मुस्लिम चित्रकार थे इनके समय। बीकानेर चित्रशैली के अंदर सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार देखने को मिलते हैं। और यहाँ के चित्रकार चित्र के नीचे अपने हस्ताक्षर करते थे। ये चित्र बनाते थे, उसके नीचे अपने साइन अपना नाम लिख देते थे। और नाम तो लिख देते थे, डेट वगैरह भी डाल देते थे। तो ये किस चित्रशैली की विशेषता है? तो बीकानेर चित्रशैली की विशेषता, ये हमें ध्यान रखना है। और इनके जो चित्रकार होते हैं ना, उनको उस्ताद बोलते हैं। यानी बीकानेर चित्रशैली के जो चित्रकार को अपन क्या बोलते हैं? उस्ताद कहते हैं। और ये अपने चित्र के नीचे अपना नाम और डेट वगैरह डाल देते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और अभी मैंने कहा था कि ये जैन मिश्रित राजस्थानी चित्र बनाते थे मथेन कला वाले। तो जैन वे दक्षिण शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। किसका? जैन का तो मिलता ही है, जैन के साथ साथ दक्षिणी शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है बीकानेर चित्रशैली के ऊपर। और यहाँ पे देखो बरसते बादलों में से सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियाँ, इसकी विशेषता है। यानी बरसते बादल में से बता रखा कि सारस थे, मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियाँ यहाँ की विशेषता, इस चित्रण की विशेषता है। अब देखो इसके कौन कौन से चित्रकार हैं, अभी अपन ने पढ़े थे। रुख हसन अलीराम, ये याद रखना, रुख हसन अलीराम। तो देखो रुख से तो क्या हो जाएगा? अभी हमने पढ़ा था उस्ताद हमी रुकनुद्दीन, तो अपन को याद रखना, रुकनुद्दीन याद रख लेंगे। रुकनुद्दीन, हसन से हसनी हो जाएगा, अली से अली रजा, और राम से रामलाल हो जाएगा। तो देखो इसके चित्रकार कौन कौन है बीकानेर शैली के? रुख हसन अलीराम। तो रुख से तो क्या हो जाएगा? रुकनुद्दीन, और हसन से तो हसन ही रहेगा, अली से अली रजा, और राम से क्या हो जाएगा? रामलाल। तो ये प्रमुख चित्रकार है किसके? बीकानेर शैली के, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली भी मारवाड़ शैली के अंतर्गत ही आती है। किशनगढ़ शैली को हम कागजी शैली भी बोलते हैं, यानी कागज शैली भी कहते हैं अपन। यानी कागजी शैली के नाम से किसको जाना जाता है? तो किशनगढ़। देख किशनगढ़ कागज, समझ गए? किशनगढ़ क्या हो जाएगा? कागज के बराबर हो जाएगा। तो किशनगढ़ शैली को अपन कागजी शैली भी कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और देखो किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ की नींव डाली। यानी किशनगढ़ जो है ना, उसकी नींव किसने डाली थी? किशन सिंह ने डाली थी। तो इसी के नाम पे किशनगढ़ नाम रखा गया था। और कब डाली थी? 1609 के अंदर डाली थी, ये हमें ध्यान रखना। कभी पूछा जा सकता है कि किशनगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो 1609 के अंदर हुई थी। और किशनगढ़ शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा है। सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव रहा है? तो सर्वाधिक वल्लभ संप्रदाय, यानी कृष्ण वगैरह के चित्र बने थे। तो सर्वाधिक वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा किशनगढ़ के ऊपर। और स्वर्ण युग, यानी किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग किसके काल को बोलते हैं? तो सावंत सिंह के काल को बोलते हैं। सावंत सिंह का काल 1748 से 1764 के बीच में रहा था। तो सावंत सिंह के काल को किशनगढ़ शैली का क्या बोलते हैं? स्वर्ण युग बोलते हैं। यानी इस समय बहुत सारे चित्र बने थे। और सावंत सिंह का उपनाम क्या मिलता है? नागरीदास, यानी इनको नागरीदास भी कहते हैं। और इन्होंने नागर समुच्चय की रचना भी करी थी। नागर समुच्चय ग्रंथ की रचना किसने करी थी? सावंत सिंह ने करी थी। और इनको अपन नागरीदास भी कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है।
और ये बनी ठनी मतलब बोलते कि जो सावन सिंह है ना, उनकी प्रेयसी थी, मतलब इनकी प्रेमिका थी। कौन? बनी ठनी। तो बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया था? तो मोरध्वज निहाल चंद ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, हमें ध्यान रखना है कि मतलब बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया था? तो मोरध्वज निहाल चंद ने किया था इसका चित्रांकन। और बनी ठनी को एरिक डिक्सन और फयाज अली, इन्होंने मतलब इसको क्या बोला था? इसको भारत की मोनालिसा कहा था। क्या कहा था इसको? भारत की मोनालिसा। किसने? एरिक डिक्सन। देखिए फयाज अली भी मिलता है हमें नाम, फयाज अली। तो किसने कहा था? तो एरिक डिक्सन और फयाज अली को इसको मतलब प्रकाश में लाने का श्रेय तो एरिक डिक्सन और फयाज अली दोनों को जाता है। और मतलब एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को क्या बोला था? तो भारत की मोनालिसा कहा था। ये हमें ध्यान रखना है। और इस बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो डाक टिकट जारी हुआ था 1973 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1973 ईस्वी के अंदर इस बनी ठनी के ऊपर क्या जारी हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ था। और बनी ठनी ने जो आभूषण पहन रखा अपनी नाक में, उसे क्या बोलते हैं? बेसरी। यानी इनके जो बनी ठनी के नाक में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा था? बेसरी था। ये हमें ध्यान रखना है। और प्रमुख चित्र कौन कौन से थे? प्रमुख रंग कौन कौन से हैं? तो देखो रंग तो कौन कौन से हैं? सफ़ेद, मेन तो सफ़ेद रंग ही है। बाकी गुलाबी, स्लेटी, सिंदूरी, इन रंगों का मतलब इनके चित्रों के अंदर किन रंगों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है? तो सफ़ेद रंग का, गुलाबी रंग का, स्लेटी रंग का, सिंदूरी रंग का। मेन कौन सा रंग याद रखना है? सफ़ेद रंग। और एक चित्र है चांदनी रात की संगोष्ठी। इस चित्र को किसने बनाया? तो इसको बनाया अमीर चंद ने। अमीर चंद भी हमें ध्यान रखना है। तो चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्रांकन किसने किया था? तो अमीर चंद ने किया था। अब देखते हैं इनके चित्रकार कौन कौन है। अभी देखा, एक तो मेन चित्रकार याद रखना है मोरध्वज निहाल चंद, और एक ही आमिर चंद तो ही है। इसके अलावा बहुत सारे चित्रकार है, देखो कौन कौन से हैं। अब इनकी छोटी सी ट्रिक भी एक क्या है, देखो सवाई राम, रामनाथ। अब देखो ये लाडली दास है, बुक में लाडली दास लिखा हुआ, तो मैं इसे लाडली दास ही पढ़ूंगी। लाडली दास, सीताराम, नानक राम, पूछा गया सवाल है ये। नानक राम, बदन सिंह, मूलराज, ये सूरध्वज, अमीर चंद, छोटू और मोहरध्वज निहाल चंद, ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। अब देखो याद कैसे रखेंगे हम इसे? तो याद रखने की ट्रिक है, सवाई राम ने लाडली सीना के बंद मूल स्वर को, अब देखो ये थोड़ा मूल बोलने में ठीक नहीं लग रहा है, बंद स्वर को अच्छा निहाल कर दिया। ऐसे वो याद कर सकते हो कि मतलब इसके स्वर तो जो बंद है ना, उनको निहाल कर दिया। किसने? सवाई राम ने। तो सवाई राम ने लाडली सीना के बंद मूल स्वर को अच्छा निहाल कर दिया। देखो सवाई से तो क्या हो जाएगा? सवाई राम, नाम पूरा ही दिख रहा है सवाई राम। राम से हो जाएगा रामनाथ, लाडली से हो जाएगा लाडली दास, सी से हो जाएगा सीताराम, और नाथ से हो जाएगा नानक राम, ये इंपॉर्टेंट है वैसे भी। और बंद से हो जाएगा बदन सिंह, मूल से हो जाएगा मूलराज, सुर से हो जाएगा सुरध्वज, और अच्छा से अ से हो जाएगा अमीर चंद, और छ से हो जाएगा छोटू, और निहाल से तो ये पता चली जाए मोहरध्वज निहाल चंद, याद रखना हमें क्या है? मोहरध्वज निहाल चंद इंपॉर्टेंट है ये चित्र, मतलब इसके चित्रकार इंपॉर्टेंट है। और बनी ठनी तो वैसे इंपॉर्टेंट है कि बनी ठनी का संबंध किस चित्रशैली से है? तो किशनगढ़ चित्रशैली से है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसका चित्रांकन किसने किया था? तो इसका चित्रांकन किया था मोहरध्वज निहाल चंद ने किया था, ये हमें ध्यान रखना है। देखो ट्रिक क्या है, सवाई राम ने लाडली सिन्हा के बंद मूल स्वर को अच्छा निहाल कर दिया, ये इनके चित्रकारों की क्या है? ट्रिक है, जो अपन एक दो बार पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगी। अब नेक्स्ट है अजमेर शैली। अजमेर शैली का भी संबंध मारवाड़ शैली से ही है। देखो अजमेर के अंदर कौन कौन से ठिकाना आते हैं? तो भिनाय, सांवर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा ने अजमेर शैली के विकास और संवर्धन को विशेष योगदान दिया। यानी इन सब ठिकानों के अंदर चित्रण हुआ था जिससे अजमेर शैली का विकास हुआ है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो जूनिया का चित्रकार, मतलब जूनिया का चांद, चांद एक चित्रकार का नाम है जूनिया का चांद। अब देखो चांद द्वारा राजा पापूजी का सन 1698 का व्यक्ति चित्रण हुआ था, और ये इनका सुंदर उदाहरण है, यानी व्यक्ति चित्र इसका सुंदर उदाहरण है। तो देखो चांद ने किसका चित्र किया था, मतलब चित्रण किया था? तो राजा बाबूजी का किया था। कब किया था? 1698 में, मतलब बाबूजी का चित्र बनाया था इसने। कब बनाया था? 1698 में बनाया था। और ये व्यक्ति चित्रण का सबसे सुंदर उदाहरण है। तो व्यक्ति चित्रण का सबसे सुंदर उदाहरण किनका चित्र है? राजा बाबूजी का चित्र है, ये हमें ध्यान रखना है। किसने बनाया? चांद ने, मतलब चांद ने बाबूजी का चित्र बनाया, ये तुम्हें मतलब ध्यान रखना है। उसके बाद देखो मैंने कहा ना जूनिया, सावर, नाद, खरवा, मसूदा और अजमेर, ये सारे मतलब इसके ठिकाने हैं। सांवर, नाद, खरवा, मसूदा, ये अजमेर के, मतलब अजमेर के आसपास के, तो अजमेर के अंदर ही आते हैं सारे। देखो सांवर का मतलब जूनिया का तो चांद हो गया, सांवर का तैयब, और नाद का राम सिंह भाटी, खरवा का ये देखो खरवा के दो है, एक तो जाल जी और एक नारायण भाटी। देखो राम सिंह भाटी, नारायण भाटी, जाल जी किसके हैं? खरवा के हैं। मसूदा के माधो जी और राम, माधो राम याद रख सकते हैं अपन। और ये जाल नारायण जी का जाल,
नारायण झा कर सकते हैं अपन, और ये राम सिंह भाटी हो जाएंगे। उसके बाद देखो अजमेर, अजमेर के याद रखना अपने, तो अल्लाह बख्श, अब देखो सब अजमेर में आएंगे, अल्लाह बख्श, माधो जी, नारायण जाल जी, राम सिंह, तैयब, चांद, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? अजमेर चित्रशैली के अंदर ही आएंगे। अब देखो अजमेर की प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन है? महिला चित्रकार, मतलब स्त्री या महिला चित्रकार कौन कौन है? तो साहिबा और उसना, ये ध्यान रखना, उसना और साहिबा ये अजमेर की मतलब प्रसिद्ध महिला चित्रकार है। और सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि महिला चित्रकार कौन कौन है, तो एक तो ये साहिबा उस्मा है, और एक हमने नाथद्वारा की पढ़ी थी, कमला और इलायची, तो ये महिला चित्रकार भी हमें ध्यान रखनी है। और अजमेर के ऊपर देखो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, इन सब का प्रभाव देखने को मिलता है। देखो हिंदू में पृथ्वीराज चौहान का यहाँ पर राज रहा था, उसके बाद मतलब ईसाई धर्म, और मतलब ईसाई मतलब उसके बाद देखो पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद देखो मुगलों का रहा था, तो मुगल आए थे, उसके बाद मुस्लिम का रहा था, उसके बाद ईसाई धर्म यानी अंग्रेजों का भी यहाँ पे मतलब रहा था, मतलब अजमेर मतलब केंद्र कहाँ था? अजमेर ही था राजस्थान के अंदर। तो इन तीनों का प्रभाव देखने को मिलता है, इन तीनों के मतलब इन तीनों का चित्रों पर प्रभाव देखने को मिलता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है नागौर शैली। नागौर शैली भी किसके अंतर्गत आती है? मारवाड़ शैली के अंतर्गत ही आती है। इसमें बुझे हुए रंगों का यूज़ हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि किस चित्र शैली के अंदर बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है, तो किसके अंदर हुआ था? नागौर शैली में हुआ था। और पारदर्शी वेशभूषा, वृद्धावस्था के चित्र, और लकड़ी के कावड़ों एवं किले के भित्ति चित्रण, ये भी मारवाड़ शैली का प्रभाव देखने को मतलब मारवाड़ शैली का प्रभाव ही यही है। और यहाँ का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो मनोरंजन करती हुई स्त्रियाँ, ये इसका प्रसिद्ध चित्र है। कहाँ का? नागौर शैली का। देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये वृद्धावस्था के चित्र, ये याद रखना, ये नागौर शैली का है। और एक बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस चित्रशैली के अंदर हुआ था? तो नागौर शैली के अंदर हुआ था, ये याद रखना आप इनको। इसके बाद है जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली, इसका विकास महारावल, हरराज, अक्के सिंह और मूलराज के संरक्षण में हुआ था। किन किन के संरक्षण में हुआ था? हरराज, अक्के सिंह और मूलराज के संरक्षण में हुआ था। और मूलराज के ही मतलब मूलराज के शासनकाल को इसका मतलब स्वर्णकाल मानते हैं। स्वर्णकाल किसके काल को मानेंगे? मूलराज। इन जैसलमेर के अंदर स्वर्णकाल किसके काल को मानेंगे? मूलराज के काल को मानना है। और प्रसिद्ध चित्र मुगल, यानी मुगल का चित्र हुआ था यहाँ पे, तो प्रसिद्ध चित्र क्या हो जाएगा? मुगल। मतलब इस पर मुगल और जोधपुर का प्रभाव नहीं पड़ा था, मतलब कोई भारी प्रभाव नहीं पड़ा था, दूर थी, जैसलमेर दूर है वैसे भी, तो वहाँ पे कोई भारी प्रभाव नहीं पड़ा था, मतलब एकदम स्थानीय शैली ही है। स्थानीय चित्रशैली कौन सी है? जैसलमेर शैली, स्थानीय चित्रशैली के नाम से जान सकते हैं इनसे। उसके बाद देखो घाणेराव, मतलब ये घाणेराव मतलब जोधपुर के नीचे आता है, मारवाड़ के जिस नीचे पाली के अंदर आता है घाणेराव। तो देखो घाणेराव मतलब यहाँ के देखो चित्रकार कौन कौन है, मतलब ये नवीन चित्रशैली का निर्माण किसने किया था यहाँ पे? घाणेराव के अंदर नारायण, छज्जू और कृपाराम। तो देखो यहाँ के चित्रकार कौन कौन है? नारायण, छज्जू और कृपाराम ने नवीन चित्रशैली का क्या किया था? निर्माण किया था। तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना, इसको गोडवाड़ भी बोल सकते हैं अपन, तो ये हमें ध्यान रखना। ये हमने पूरी मतलब मारवाड़ शैली को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ढूंढाड़ शैली और हाड़ौती शैली को पढ़ेंगे। थैंक यू।